मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स से जुड़ी दो महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बातें करेंगे। जी हाँ, ये जो खबरें हैं प्री के लिए भी ज़रूरी हैं और साथ ही साथ मेंस में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए पहली खबर को देखते हैं, जो एक प्रकार से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी है और साथ ही साथ जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी आचार संहिता से भी जुड़ी हुई है। ये जो खबर है हरियाणा सरकार की है। हरियाणा सरकार ने एक प्रकार से वहाँ जो तंबाकू उद्योग है उसके खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाया है। और इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि किस तरीके से तंबाकू उद्योग को नियंत्रित किया जाए और नियंत्रित करके लोग जो तंबाकू का इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं उसे कम किया जा सके। और आप जानते हैं कि जब नागरिकों का स्वास्थ्य खराब होता है तो नो डाउट कि वह एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, साथ ही साथ उनके परिवार वालों को वह संकट उठाना पड़ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है या राज्य से कोई लेना देना नहीं है? लेना देना है। सरकार के रेवेन्यू से इसका सीधा सीधा संबंध इस बात को लेकर के है कि हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका ये उद्देश्य है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जब ऐसे पेशेंट इन स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचते हैं जिनका स्वास्थ्य तंबाकू के कारण खराब हुआ है, और इससे आप जानते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां, भयानक किस्म की बीमारियां होने लगी हैं, तो इनके स्वास्थ्य को ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और आपको बहुत अच्छे से मालूम ही है कि आयुष्मान योजना के तहत तो सरकार, केंद्र सरकार 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज भी कराती है एक पर्टिकुलर आय के लोगों को। इस प्रकार से सरकार का रेवेन्यू भी इसमें अनावश्यक रूप से खर्च होता है। तो अब आप देखिए कि हो क्या रहा है कि तंबाकू उद्योग से उसे टैक्स मिल रहा है, ठीक है, और ये जितना टैक्स मिल रहा है उससे अधिक सरकार को तंबाकू से जो बीमारियां हो रही हैं उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक करना पड़ रहा है। और जो दूसरे तरह के जो समाज में बुराइयां आती हैं वो अलग ही हैं। तो देखिए कि हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अब सीधे सीधे सरकार ने कह दिया है कि जो लोग तंबाकू व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें न तो कोई सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही उन्हें किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पर रखा जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संविदा नौकरी। और यहाँ तक कि तंबाकू उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति को किसी भी सरकारी कमेटी में नामांकित नहीं किया जाएगा। ये तो उद्योग से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए हो गया। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट न पड़े, क्योंकि ठीक है, जो तंबाकू उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको नहीं किसी कमेटी में नामांकित होना है, उनको इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार ने अपने अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भी एक आचार संहिता लागू की है। और उस आचार संहिता में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी होंगे वे तंबाकू उद्योग और उद्योग से जुड़े हुए व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे। न तो वे उनके किसी प्रोग्राम में शामिल होंगे और न ही वे उन लोगों से अनावश्यक रूप से मेल मुलाकात भी करेंगे। सोच करके देखिए कि उन लोगों से मिलने में भी बाधा उत्पन्न कर दी गई। हाँ, यदि मिलना जरूरी हुआ तो इसके लिए बाकायदे राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी और अनुमति लेने के बाद ही वे उन लोगों से मिल सकेंगे। यह दूसरा पॉइंट है कि उन लोगों से मिल सकेंगे। इसे सुनने के बाद आपको शायद लगा हो कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा लगता है, हालांकि वो बहुत स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जो सिंडिकेट काम करता है, यानी कि जो तंबाकू उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, मालिक हैं, उनके अधिकारी हैं, तंबाकू उद्योग में काम करने वाले लोग, और दूसरी तरफ से सरकारी तंत्र के जो लोग हैं, इनमें एक विचित्र किस्म का सरकार को लगा होगा कि गठजोड़ सा बन गया है। और इस गठजोड़ के कारण सरकार उन पर उतना नियंत्रण नहीं रख पा रही है तंबाकू उद्योग पर। यानी कि तंबाकू उद्योग को नियंत्रित करने के लिए या उसे एक व्यवस्थित रूप देने के लिए सरकार ने जो नियम कानून बना रखे हैं उन नियम और कानूनों का सही तरीके से अनुपालन कराने में सरकार को दिक्कत जा रही है।
और उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अपनी ड्यूटी को सही रूप से नहीं निभा पा रहे हैं। क्यों सही रूप से नहीं निभा पा रहे हैं, इसके बारे में एक अनुमान तो यह लगाया ही जा सकता है कि उनके तंबाकू उद्योग से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ निजी संबंध हो गए या निजी हित जुड़ गए हैं। तो शायद ये जो आचार संहिता लागू की गई है, उसके पीछे सरकार का यही उद्देश्य रहा होगा कि इस तरीके से तंबाकू उद्योग और सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के बीच जो एक अवैध किस्म का गठजोड़ तैयार होता है, उसे कमज़ोर किया जाए, उसे शून्य किया जाए, उसे तोड़ा जाए। तो दोस्तों, हेल्थ की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है। हम नहीं जानते कि अब आगे चल कर के इसके बारे में क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसके अगेंस्ट लोग हाई कोर्ट में जाएं, हमें नहीं मालूम है। हो सकता है कि हाई कोर्ट में न जाएं या वहाँ के लिए एक उदाहरण बन जाए, और फिर अगर उस राज्य के लिए उदाहरण बन जाता है तो डेफिनेटली जो दूसरे राज्य हैं, हो सकता है कि वे फिर इसे फॉलो करें। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो दूसरी खबर है वो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के, प्राइमरी, मिडिल और हायर लेवल की एजुकेशन। हायर लेवल की एजुकेशन में कह रहा हूँ तो आप कह लीजिए कि इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन। इसके बारे में लगातार आपको अखबारों में चिंतित कर देने वाली खबरें पढ़ने को मिलती होंगी, और ख़ासकर 9वीं 10वीं तक के स्टूडेंट्स के बारे में। हमारे यहाँ साक्षरता का प्रतिशत बहुत बढ़ रहा है, एजुकेटेड लोग बहुत हो रहे हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उनका जो स्तर है वो बहुत ही कमज़ोर है, और ख़ासकर जो प्राइमरी और मिडिल लेवल के स्टूडेंट हैं उनका तो बहुत ही ख़राब है। और इस पर कई एडिटोरियल लिखे गए हैं, कई आर्टिकल्स आ रहे हैं, और लोग इस बात को लेकर के बहुत चिंतित भी हैं। एक संस्था है परख, PARAKH। अगर आप अपनी बात परीक्षा में रेफरेंस के साथ कहेंगे, खासकर मेंस में, तो उसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि आपको यदि संपूर्ण विकास चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए नॉलेज के आधार पर, तो उसका रिव्यू करेंगे, ये असेसमेंट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो इस पर अभी राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। इस पर बाकायदे एडिटोरियल लिखे गए हैं। उसमें जो सबसे दुखद आंकड़े और जो जानकारियां मिली हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। 43% स्टूडेंट ऐसे मिले जो क्लास 6th के हैं, लेकिन जब वो कुछ पढ़ रहे हैं तो वे बताने की स्थिति में ही नहीं है कि इसमें लिखा क्या गया है, इसमें बताया क्या गया है। वो टेक्स्ट के आइडिया को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, और एक क्लास 6th के स्टूडेंट हैं। और जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं उनमें 63% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेसिक मैथ्स भी नहीं समझ पा रहे हैं। बेसिक मैथ्स, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये बेसिक मैथ्स कहलाते हैं, उनको इसकी भी जानकारी नहीं है। तो फिर ये किस तरह की एजुकेशन है, सोच करके देखिए। आपको ध्यान होगा कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसका जो मूल उद्देश्य है, या कह लीजिए जो प्राथमिक उद्देश्य है, वो यही है कि किस तरीके से हम अपने यहाँ के लोगों को एक फाउंडेशनल लिटरेसी, यानी कि एक आधारभूत जो साक्षरता होती है, अक्षर ज्ञान है, ये प्रोवाइड कर सके, उसका वो आइडिया ले सके, और जो अंक होता है, अंक यानी कि गणित के बारे में जो बहुत ही बेसिक गणित है उसकी जानकारी दे सके। लेकिन 9th तक के स्टूडेंट इसमें फेल हो रहे हैं, और जो संख्या भी है वो कितनी है, 63%। तो दोस्तों, यह वो समय है जबकि हमारी जो प्राइमरी और जो मिडिल एजुकेशन है उसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार किया जाए। खासकर जब हम इस समस्या के बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसे कंप्लीट इकोसिस्टम के संदर्भ में सोचें। कंप्लीट एजुकेशनल इकोसिस्टम का मतलब है कि बहुत ही ब्रॉडर तरीके से सोचें।
सामान्य तौर पर यदि आपसे पूछा जाए कि क्या कारण है, तो आप कह देंगे कि जो टीचर है वो पढ़ाते नहीं हैं। कुछ लोग कह देंगे कि नहीं, स्कूल में कोई सुविधा ही नहीं है इसलिए पढ़ाते नहीं हैं। कुछ लोग ये कह देंगे कि स्टूडेंट्स जाते ही नहीं हैं, स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती भेजा जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप में सही भी हैं। हमारे यहाँ जो क्वालिटी है टीचर्स की वो बहुत कम है। जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इसमें बहुत काम करती है। नो डाउट कि जो कम्युनिटी सपोर्ट है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। और ये सब बातें सर्वे में निकल करके आई हैं। सर्वे ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ी सी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और जिन्हें कम्युनिटी का सपोर्ट है, वे इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जहां इलेक्ट्रिसिटी है और डिजिटल एक्सेस है, वे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिनकी फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर है, जिनको कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है, डिजिटल एक्सेस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ नहीं है, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ टीचर्स ही नहीं है। पता लगा कि वहाँ 8वीं तक की क्लास है और मुश्किल से 2-3 टीचर्स हैं, बिल्डिंग्स नहीं हैं, दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, जो बहुत ही स्वाभाविक है। दोस्तों, यदि हमको विज़न 2047 प्राप्त करना है और देश में जो असमानता लगातार बढ़ती चली जा रही है, आर्थिक असमानता, उसे अगर कम करना है तो एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि एजुकेशन की यह असमानता लगातार आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता के खाई को बढ़ाती ही चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज इसके बारे में बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।